हॉलीवुड बिग स्क्रीन मूवी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2015 की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक क्रॉनिकल्स ऑफ द कोस्टली। स्पॉइलर अलर्ट आगे है, ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। वर्षों से कई बार चीन में विभिन्न खुदाई के दौरान अजीब चीजें मिली हैं, हड्डियों से जो किसी भी ज्ञात प्राणी से संबंधित नहीं है, यहाँ तक कि डायनासोर भी नहीं। त्वचा और मांस के साथ हजारों साल पुराने शरीर अभी भी बरकरार हैं। शामिल वैज्ञानिकों में से एक प्रोफेसर यांग सियालिन है, जिन्होंने 1978 में कुनलुन पर्वत में पोस्ट 749 का उद्घाटन किया। एक विशेष टीम जो विशेष रूप से इन सभी रहस्यमय खोजों के पीछे के रहस्य का पता लगाने के लिए समर्पित है। यह अब 1979 है और हुबेई खुदाई में कड़ी मेहनत करने वाले कई सैनिकों में से एक है। काम समाप्त हो रहा है और वह अक्सर अत्यधिक थकान से गिर जाता है, लेकिन प्रोफेसर की बेटी यांग पिंग हमेशा उसका समर्थन करने और उसे अपनी ताकत वापस पाने में मदद करने के लिए पास होती है। जब हुबेई उनसे पहली बार मिली तो उन्हें लगा कि वे उन्हें लंबे समय से जानती है। उन दोनों के बीच एक बंधन है जो उनके दोस्त कैंग सन को ईर्ष्यालु बनाता है। टीम द्वारा एक अज्ञात जानवर से एक और विशाल खोपड़ी प्राप्त करने के बाद गुफा हिलना शुरू कर देती और अचानक यह विस्फोट हो जाता है, जिससे उनका पूरा कैंप नष्ट हो जाता है। अधिकारी हान जियांग के नेतृत्व में सैनिक अपने हथियारों को वापस लड़ने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन गुफा से बाहर आने वाले केवल प्रोफेसर यांग और कुछ कार्यकर्ता हैं। हालांकि यह घटना पूरी तरह से नुकसान नहीं है। पहाड़ के अंदर एक रास्ता खुल गया है, इसलिए वे जांच के लिए प्रोफेसर यांग के साथ जाने के लिए एक विशेष टीम भेजते हैं। यांग पिंग तुरंत अपने पिता की मदद करने के लिए स्वयं सेवा करता है और इसके कारण हुबेई भी स्वयं सेवक बन जाती है, जिसके कारण कांग सन भी साथ आ जाता है। टीम गुफा में प्रवेश करती है और खोजे गए रास्ते का अनुसरण करती है जब तक कि उन्हें एक विशाल खाई नहीं मिलती है, जिस पर वे एक तितली जैसे जीव को अपने चारों ओर उड़ते हुए देखते हुए नीचे की ओर बढ़ते हैं। वे अंततः बीच में एक और खाई के साथ एक बर्फीले मंच पर पहुंच जाते हैं, इसलिए वे इस पर भी नीचे उतरते हैं जब तक कि उन्हें अजीबोगरीब जीवाश्मों से भरी हुई एक अज्ञात गुफा नहीं मिल जाती। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद वे एक निकास पाते हैं जो उस पर्वत से पूरी तरह से विपरीत पर्वत पर निकलता है जिसमें उन्हें प्रवेश किया था। वहाँ प्रोफेसर यांग ने हुबेई को बताया कि किंगवंगदन तिया कहती है कि इस क्षेत्र में कहीं एक प्राचीन राज्य का द्वार है जो एक गुप्त सरकार से संबंधित है। उनकी चैट अचानक बाधित हो जाती है जब दूसरे सैनिक उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज के बारे में बताते हैं, बर्फ पर एक विनम्र पद चिन्ह। जबकि हान और टीम के बाकी लोग पहाड़ के प्रवेश द्वार पर एक दरवाजा स्थापित करना समाप्त कर देते हैं। प्रोफेसर यांग और उनके आदमी इस जानवर को खोजने के लिए पंजे के निशान का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जो वास्तव में पास में ही है। जो जीव उन्हें सबसे पहले मिलते हैं वे गुफा से उड़ने वाले छोटे लोग हैं, लेकिन अब वे उन्हें और करीब से देखते हैं। वे देखते हैं कि वे तितली की तरह नहीं है, वे अजीब दिखने वाले चमगादड़ हैं। जब वे एक आस्तीन पर उतरते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन सैनिकों में से एक अपने नंगे हाथ से एक को पकड़ लेता है और यह एक गलती साबित होती है। वह अचानक एक नीली लौ के साथ खतरनाक गति से जलना शुरू कर देता है जब तक कि उसकी हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचता। जल्द ही वे इन चमगादड़ों को से गिर जाते हैं और सैनिक उन्हें डराने के लिए गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी वे आग में कुछ लोगों को खो देते हैं। सभी शॉट्स विफल जानवर को डराते हैं और इसे दूर कर देते हैं, लेकिन इसके अचानक भारी मोड़ से हिमस्खलन होता है। पार्टी पहाड़ के नीचे भागना शुरू कर देती है क्योंकि बर्फ कई सैनिकों को निगल जाती है। लेकिन एक बिंदु आता है जहां वे चलते नहीं रह सकते। उनके सामने एक रसातल है। उनके पास कूदने के अलावा और कोई चारा नहीं है, लेकिन ऐसा करने से पहले प्रोफेसर यांग ने हुबेई और उनकी बेटी को एक साथ बांध दिया था। जोड़ी गिर जाती है और उनकी रस्सी बर्फ के एक टुकड़े पर फंस जाती है और एक दो बार इधर उधर जाने के बाद घर्षण से रस्सी टूट जाती है और वे दोनों गिर जाते हैं। महीनों बाद भी एक ट्रेन में सोते समय हुबेई को यह समझ में नहीं आता है कि वह उस गिरावट से कैसे बच गया, विशेष रूप से और भी अधिक पुरुषों को खोने के बाद जो अपने सिर पर वार करके या बर्फ से वार करके मर जाते हैं। जब वह रसातल के तल पर जाता है तो पार्टी के केवल 4 सदस्य बचे होते हैं। हुबेई, प्रोफेसर यांग पिंग और कैंग सन। जितनी संभव हो उतनी
गिरती हुई आपूर्ति को पुनः प्राप्त करने के बाद अब बहुत छोटी टीम कुछ मशालों में जलाती है और अपनी खोज जारी रखती है। वे इमारत के खंडहरों से घिरे एक ऊंचे टावर के साथ एक विशाल गुफा में आते हैं जिसे प्रोफेसर यांग कुनलुन का पवित्र महल कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि टावर में 9 स्तर है जहां राक्षस प्राणियों को सील कर दिया गया था और प्रोफेसर यांग इस समय की तलाश में है। वह श्रद्धा की निशानी में अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और फिर किसी प्रकार की वेदी पर इंतजार कर रही एक मोमबत्ती को जलाते हैं जिससे एक अजीब लंबी लौ बनती है जिससे चमगादड़ों का एक झुंड दिखाई देता है और लाल चमक के साथ टावर को घेर लेता है। प्रोफेसर यांग का मानना है कि हु बेई और उनकी बेटी टावर का दरवाजा खोल सकते हैं, इसलिए वह उन्हें भेजते हैं और जब वे हाथ में हाथ लेकर चलते हैं तो प्रोफेसर का सिद्धांत सही साबित होता है। दरवाजा खुल जाता है और चमकने लगता है क्योंकि टावर के ऊपर एक रोशनी दिखाई देती है। टावर कमरे को भरने वाली आत्माओं का एक गुच्छा बुला रहा होता है, लेकिन यह सब अचानक चला जाता है जब कैंग सन मोमबत्ती को बुझा देता है और उसे शैतान के द्वार खोलने का विचार पसंद नहीं आया। गुफा ढहने लगती है, इसलिए समूह चट्टानों और चमगादड़ों के पहुंचने से पहले ही निकल जाता है जो अब उनका पीछा कर रहे हैं। कैंग सन खुद को बलिदान करता है और चारा के रूप में सेवा करने के लिए पीछे रहता है। चमगादड़ नीली आंख से मारा जाता है और जब उसका शरीर फट जाता है तो उसमें से एक गुच्छा निकल लेता है। हालांकि अभी भी चमगादड़ों का एक झुंड मुक्त है और वे शेष तिकड़ी के पीछे जाते हैं जिन्होंने कम से कम उनके बीच कुछ दूरी तय की है। उन्हें बाहर निकालने का रास्ता मिल जाता है लेकिन वे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। यह उन्हें एक झरने के पीछे एक ऊंचे किनारे पर ले जाता है। चमगादड़ पकड़ लेते हैं और जैसे ही हु बेई उन्हें एक मशाल से लड़ने की कोशिश करता है वे उसे काटने का प्रबंधन करते हैं और उनके कंधे पर आग लगा देते हैं। यांग पिंग ने उसे किनारे से धक्का दिया ताकि वह आग बुझाने के लिए पानी में गिर जाए और वह और उसके पिता जल्दी से उसके पीछे हो लिए। हु बेई और यांग पिंग एक दूसरे को पानी के नीचे पाते हैं लेकिन जल्दी से एक और विशाल डायनासोर जैसे जीव द्वारा अलग कर दिए जाते हैं जो यांग पिंग को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे दूर ले जाता है। तबाह हो गया हु बेई बाहर तैरता है और ठंड के तापमान में तहत बेस पर वापस जाता है। उसके कंधे पर जलने का ख्याल रखा जाता है, ट्रीटमेंट की जाती है, जबकि अधिकारी हाल उसे बताता है कि उन्हें यांग पिंग और प्रोफेसर के अलावा पार्टी के सभी शव मिल गए हैं। हु बेई एकमात्र जीवित व्यक्ति है। वह इस जीवन को छोड़ने और घर लौटने का फैसला करता है लेकिन ट्रेन की सवारी पर वह कल्पना करता रहता है कि कैंग सन उसके साथ है और जब भ्रम दूर हो जाता है तो वह खुद को निराश करता है। हु बेई ग्रामीण इलाकों के पास एक ट्रेन स्टेशन पर निकलता है और अपने नए नियोक्ता श्री वांग द्वारा उठाया जाता है। इस बात से अनजान के अधिकारी हाल और वैज्ञानिक चेन डोंग उसकी तलाश कर रहे हैं। अब वर्ष 1982 है और हु बेई ने श्री वांग के पुस्तकालय में काम करना शुरू कर दिया होता है जो एक बहुत ही शांतिपूर्व जीवन बनाता है। जब वे एक साथ दोपहर का भोजन करने जाते हैं श्री वांग उसे एक स्थानीय रेस्तरां में ले जाते हैं जहां हु बेई बचपन के दोस्त वांग कैसुआन के साथ मिलकर चौक जाता है जो वहां एक मनोरंजन के रूप में काम करता है। हु बेई को संदेह है कि श्री वांग उसे जानबूझकर वहां ले गए हैं। पुस्तकालय में काम करते समय हु बेई को प्रोफेसर यांग के शोध की एक पुस्तक मिलती है जिसमें दानव टावर का एक उदाहरण भी शामिल है। यह महसूस करते हुए कि इसे खोलना हमेशा से प्रोफेसर का लक्ष्य रहा है और वह हमेशा से हु बेई और यांग पिंग को भी जानते हैं कि यह कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने उन्हें एक साथ और सुरक्षित रखने की कोशिश की थी। इस बीच पोस्ट 749 में खोजकर्ताओं को एक जीवित महिला के साथ एक ताबूत मिलता है जो यांग पिंग की तरह दिखता है लेकिन खुद को शर्मी करता है। ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ रहस्यमय शक्तियां हैं जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकती है लेकिन यांग पिंग की कोई याद नहीं है, इसलिए अभी के लिए वे उसे बंद रखेंगे और निरंतर निगरानी में रखेंगे जब वे उसका इलाज करेंगे। हु बेई के पास वापस वह पुस्तकालय में प्रोफेसर यांग की पुस्तक को उनके लिए चिन्हित विशिष्ट पृष्ठों के साथ प्राप्त करता रहता है। वांग कैसुआन के समर्थन के साथ वह इन किंवदंतियों के प्रति आसक्त हो जाता है और महीनों तक उनका अध्ययन करता है।
जिससे उन्हें उनके पीछे की वास्तविक कहानी को समझने में मदद मिलती है। राक्षसों की दुनिया में से एक मानवीय जाति हुआ करती थी जिनके पूर्वज शनि ग्रह से आए थे। वे दानव और मनुष्य दोनों के उत्तराधिकारी है और मीनार उनकी विरासत है। मीनार की रक्षा करने वाले गार्ड होने चाहिए थे, लेकिन 10,000 साल पहले यह जाति पृथ्वी से गायब हो गई क्योंकि मनुष्य अंततः राक्षसों के नियंत्रण से बाहर हो गए। हालांकि कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब उन्हें अभी भी नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि वह और यांग पिंक टावर क्यों खोल सकते हैं, प्रोफेसर इसे पहली बार में क्यों खोलना चाहते थे और कौन उन्हें ये सभी किताबें भेजता रहता है। 3 साल बाद 1985 में अधिकारी हान यह जानकर चौंक गए कि उनकी टीम ने प्रोफेसर यांग को पहाड़ों में एक गुफा के अंदर छुपा हुआ पाया है। इस बीच पश्चिम चीन में ऑयल सिटी खुद को रहस्यमय विशाल जानवरों के हमलों का शिकार पाती है। वे अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं और कुछ भी पीछे नहीं छोड़ते हैं। प्रोफेसर यांग हान से कहते हैं कि यह टावर खोलने का नतीजा होना चाहिए, इसलिए वह जांच के लिए क्षेत्र में जाता है। ऐसा लगता है कि इस घटना ने हुबेई के कंधे के निशान को जगा दिया है, जो उसे अक्सर परेशान करना शुरू कर देता है, और डॉक्टर के पास जाने के कारण वह सिस्टम पर दिखाई देता है जो हान को उसका स्थान बता देता है। एक दोपहर कंधे का दर्द इतना तेज हो जाता है कि अचानक हुबेई की पीठ में से आग जल जाती है और वह अपनी खुद की शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है, जिससे पुस्तकालय में फर्नीचर का हर टुकड़ा तैरने लगता है। श्री वांग इसे पूरी तरह से स्वाभाविक मानते हुए दिखाते हैं और बताते हैं कि चमगादड़ के हमले के कारण हुबेई का रक्त एक राक्षसी शक्तियों से दूषित हो गया है, जो अब की चमगादड़ उसे शक्तियां देता है, लेकिन उसे नरक में खींच भी सकता है। हुबेई को यह समझ में नहीं आता है कि श्री वांग को यह सब कैसे पता है, इसलिए वह पुस्तकालय को एक पुराने मकबरे में बदलने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और प्रकट करता है कि वह सुलिन राष्ट्र के राजकुमार ई के रक्षक है। यह रक्षक आत्माएं भी है, जैसे कि यांग सान सहित टावर पर वापस आ गए थे। मिस्टर वॉन्ड बताते हैं कि प्रिंस ई हुबेई के पूर्ववर्ती थे और वे तकनीकी रूप से उन्नत दानव जाति के खिलाफ मानव जाति का नेतृत्व करने वाले थे, जिन्होंने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था। प्रिंस ही ने टावर को सील करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया और अधिकांश राक्षसों ने ग्रह को छोड़ दिया था। हालांकि उनमें से कुछ छिप गए और मानव रूप ले लिया, यहाँ तक कि खुद इंसानों से शादी करने तक जा रहे थे। वे हुबेई चाहते हैं क्योंकि एक वंशज के रूप में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मीनार को खोल सकता है और राक्षस को फिर से जागृत कर सकता है। 749 के बाद अधिकारी हान यह जानने के लिए क्रोधित है कि उनकी टीम ने प्रोफेसर यांग को खो दिया है, लेकिन अचानक कुछ समाचार बेहतर के लिए अपना मूड बदलते हैं। शर्ली जाग गई है और दावा करती है कि उसकी यादें वापस आ गई है, इसलिए वह अपने पिता की तलाश में जाना चाहती है हुबेई के साथ। हान उसे भर्ती करने के लिए पुस्तकालय की यात्रा करता है, लेकिन पिछले मिशन के दौरान इतनी अधिक मौत देखने के बाद हुबेई ने कार्रवाई में वापस आने से इनकार कर दिया। वह जल्दी से अपना विचार बदल देता है जब उसे शर्ली के बारे में पता चलता है, क्योंकि वह यांग पिंग को बहुत याद करता है। श्री वांग सोचते हैं कि उनके लिए जाना एक बुरा विचार है जब राक्षस टावर को फिर से खोलने के लिए उन्हें पकड़ना चाहते हैं, लेकिन हुबेई यह समझना चाहते हैं कि यांग पिंग कैसे जीवन में वापस आ गया है और अब पशु आत्माएं राजकुमार की कब्र पर भी हमला कर रही है, इसलिए स्रोत पर इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। हुबेई पुस्तकालय को वांग कैसुआन के साथ छोड़ देता है, जो मदद करना चाहता है। वे उत्तरी चीन की यात्रा करते हैं, जहां वे उस टीम से मिलते हैं जो प्रोफेसर की तलाश करेगी। चेन डोंग काओ वेई नामक एक महिला सैनिक का एक समूह और निश्चित रूप से शैली, जब वह उसे फिर से देखता है तो हुबेई रोना बंद नहीं कर पाती है, लेकिन जब वह उसका नाम याद करती है तो वह उसके प्रति ठंडेपन से पेश आती है और यांग पिंग के बजाय शर्ली कहलाने पर जोर देती है। टीम ऊंटों की मदद से रेगिस्तान में यात्रा करती है। कुछ दिनों की शांति के बाद वे अचानक खुद को बालू के तूफान में पाते हैं, इसलिए वे इसे पीछे छोड़ने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से भाग जाते हैं। एक छोटा सा विवरण है, हालांकि वे ध्यान नहीं देते हैं। एकमात्र कारण है कि सैंडस्टॉर्म अब उनका पीछा नहीं करता है, क्योंकि वे एक अजेयबल ढाल को पार कर जाते हैं जो तूफान को दूर रखता है, क्योंकि वे ऑयल सिटी के खंडहर में प्रवेश करते हैं। एक बार जब वे एक सुरक्षित क्षेत्र में उतर जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे वास्तव में वांग
कैसुआन सहित अपने भागने के दौरान कुछ लोगों को खो चुके हैं। यह दूसरा समूह अभी भी अपने ऊंटों के बिना रेगिस्तान के बीच में है, इसलिए वे उस कुएं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने दूर से देखा था जब अचानक उन पर इन राक्षस प्राणियों में से एक ने हमला कर दिया। जैसे ही वे भागते हैं वे अलग हो जाते हैं और दानव सैनिकों में से एक को मार देता है, क्योंकि बाकी समूह कुएं तक पहुंच जाते हैं केवल वहां एक दूसरे दानव को खोजने के लिए। यह दानव वैंग कैसुआन और एक दोस्त को छोड़कर सभी पुरुषों को मारता है जो एक साइकिल ढूंढते हैं और बाकी टीम के साथ पुनर्मिलन करने के लिए ऑयल सिटी में अपना रास्ता बनाते हैं, जो चारों ओर तलाश कर रहे हैं और खंडर और शरीर के अलावा कुछ नहीं पा रहे हैं। राक्षसों के बारे में सुनकर हुबेई एक और नरसंहार से बचने के लिए छोड़ना चाहता है, जैसा कि पिछली बार पहाड़ियों में हुआ था। लेकिन चेन डोंग और शर्ली रुकना चाहते हैं और अपने मिशन को पूरा करना चाहते हैं। हालांकि इस पर चर्चा करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि राक्षस उन्हें ढूंढ लेते हैं और टीम को लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वे खुद को हथियार बंद करते हैं और पहले जानवर को गोली मार देते हैं, यह सोचते हुए कि वे इसे मारने में कामयाब हो गए हैं। फिर वे दूसरे जानवर का पीछा करते हैं। हालांकि जब वे घूमते हैं तो पहला चला जाता है, जबकि टीम जानवरों से लड़ती रहती है। शर्ली एक परित्यक्त स्कूल में प्रवेश करने के लिए भाग जाती है और हुबेई उसका पीछा करता है। उसे छत से लटकी लाशों का एक गुच्छा और जमीन में एक छेद मिलता है, जिसमें वह एक भूमिगत सुरंग की खोज करने के लिए प्रवेश करता है जो उसे राजकुमार की कब्र तक ले जाती है। वह एक दानव भी है जो हुबेई को धक्का देता है और उसे चोट पहुंचाता है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे जा सके शर्ली आती है और उसे वश में करती है, जिससे वह दूर चली जाती है। तब वह हुबेई के बेहोश शरीर को ताबूत में ले जाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करती है, जिसे वह जाने से पहले बंद कर देती है। वापस शहर में अधिक राक्षस आ गए हैं, इसलिए टीम दूर से चांदी की गोलियां और रॉकेट लॉन्चर शूट करने के लिए इमारतों की लंबी ऊंची मंजिलों में छिप जाती है। वे कुछ को मारने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन अधिकांश राक्षस उन्हें चकमा देते हैं और उनका पीछा करने के लिए इमारतों पर चढ़ जाते हैं। वेई एक पुतला होने का नाटक करने के साथ बचने का प्रबंधन करती है। फिर वह वैंग कैसुआन के साथ एक बस के अंदर छिपने के लिए दौड़ती है, जबकि वे उस दानव से बचने की पूरी कोशिश करते हैं जो उसका पीछा कर रहा होता है और वाहन पर उछलता रहता है। हुबेई ताबूत के अंदर जागता है और बाहर निकालने के लिए बेताब है, लेकिन वह नोटिस करता है कि कुछ जादुई हो रहा है। उसके घाव बंद हो रहे हैं और अविश्वसनीय गति से ठीक भी हो रहे हैं। मिस्टर वांग की आत्मा उनके सामने प्रकट होती है और उन्हें बताती है कि ताबूत राजकुमार को फिर से जीने में मदद करेगा। तब हुबेई खुद को अंधेरे से गिरते हुए और टावर के सामने पाता है। वहां वह अंत में जान सकता है कि यांग पिंग के साथ क्या हुआ है। वह जानवर जिसने उसे पकड़ लिया था, उसे गुफा में वापस लाया जाता है और उसे लौ पर गिरा दिया जाता है, जिससे उसके शरीर को जला दिया जाता है और राक्षस रानी को संभालने के लिए उपयुक्त बना दिया जाता है। अब शर्ली राक्षसों के नियंत्रण में है और उन्हें शहर में मुक्त कर रही है। जानवर के चले जाने के बाद हुबेई रानी की आत्मा से बात करने के लिए टावर पर पहुंचती है, यह जानकर कि यांग पिंग दूसरा व्यक्ति था जो दरवाजा खोल सकता था, क्योंकि वह उसकी संतान थी। वह अपना शरीर देने से इनकार कर देती है और बताती है कि उसे मारने से यांग पिंग भी मर जाएगा। हुबेई कसम खाता है कि वह एक रास्ता खोज लेगा और यह मनोरंजक पाकर रानी उसे वापस शहर भेज देती है। दानव को बस पर हमला करते हुए देख हुबेई अपने दोस्तों को मुक्त करने के लिए जल्दी से गोली मार देता है, लेकिन वह चेन डोंग के बारे में कुछ नहीं कर सकता जो छत के किनारे लटका हुआ होता है। राक्षस उसका पीछा करते रहते हैं, लेकिन शर्ली को टावर का दरवाजा खोलने के लिए उसकी जरूरत है, इसलिए वह अपने बचाव में कूद जाती है। जानवरों पर एक कार फेंक कर उन्हें भगा देती है। अपने दोस्तों पर हमला करने वाले अभी भी आसपास हैं और हमला करने के लिए तैयार हैं। चेन डोंग एक राक्षस को अपनी जान देने के बजाय अपने खुद की मौत चुनने के लिए अपनी बंदूक को अपने सर में तान देता है, लेकिन इस समय हुबेई शर्ली की आंखों में देखता है और महसूस करता है कि उसे यांग पिंग कभी वापस नहीं मिलेगा। इसलिए उसने उसे 3 बार गोली मार दी, जिससे सभी राक्षस बिखर गए और टावर उखड़ गया। हुबेई को स्वीकार करते हुए उसे मारने की शक्ति के साथ केवल एक ही बात होती है, अब बेहोश होने और यांग पिंग में
वापस बदलने से पहले शार्ली उसे चूमती है। हु बेई उसकी मृत्यु पर रोती है, लेकिन यांग पिंग अचानक बोलती है और व्यक्त करती है कि वह उसे एक बार फिर देखकर कितनी खुश है। इसलिए हु बेई उसके शरीर को उठाती है और उसे ठीक करने की उम्मीद में राजकुमार के ताबूत में ले जाती है। वह उसके साथ अंदर लेट जाता है और जैसे ही वह उसके माथे को छूता है उसे उसकी यादों का आभास होता है। यांग पिंग के पास शक्तियाँ थी क्योंकि वह एक छोटी बच्ची थी जिसमें प्राणियों को वापस जीवन में लाने की क्षमता भी शामिल थी, लेकिन उसकी माँ ने उन्हें उनका उपयोग करने से मना किया था। यह तब तक नहीं था जब तक उसने उसे नीली आग में जलते हुए नहीं देखा था कि वह समझ गई थी कि उसकी माँ उन राक्षसों की वंशज थी जिन्होंने मानव रूप धारण किया था और सामान्य लोगों से शादी की थी। यही कारण है कि प्रोफेसर यांग अपने पूरे जीवन में टावर पर शोध करते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वह अपनी बेटी को उस नियति से बचा सकते हैं जो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वापस गुफा में गिरने से बचने का एकमात्र कारण था कि यांग पिंग ने उन सभी को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया था। संबंध समाप्त होने से पहले यांग पिंग हु बेई से कहती है कि वह उसे प्यार करती है और अपने पिता को खोजने की कोशिश में हार मानने का अनुरोध करती है। हु बेई इस इच्छा का सम्मान करता है और ऊँटों पर अपनी टीम के साथ रेगिस्तान छोड़ देता है। खोज जारी रखने के लिए तैयार रहता है जबकि एक विशाल जानवर उन्हें दूर से देखता है। हॉलीवुड बिग स्क्रीन मूवी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, चैनल जिसका उद्देश्य आपको फिल्मों के बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है और लंबे या उबाऊ समय से अपना समय बचाना है। इस चैनल में आपको विदेशों के मूवी का एक्सप्लेनेशन और अच्छी किताबों का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ अम्यूजमेंट और एजुटेनमेंट भी मिलेगा। सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम रोजाना अपलोड करते हैं। अधिक मनोरंजन के लिए हमारे साथ बने रहे और पूरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नए मूवी एक्सप्लेनर और बुक्स एक्सप्लेनर के एक वीडियो में। धन्यवाद।